हाँ भाई, आपको स्टडी मटेरियल अब ओपन हो रहा है, अनाउंसमेंट सेक्शन में अपलोड करवा दिया है, अनाउंसमेंट सेक्शन में अपलोडेड है। अब कोई प्रॉब्लम, अब किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टडी मटेरियल को? पीडीएफ सभी के में ओपन हो रही है इजीली? चलिए भाई, एक्सरसाइज ओवन, पहले 5 में डाउट तो गौरी कंसल का आया है 2, 6, 8, अवनीश 3, 9, 12। तो आइए जी देखते हैं मटेरियल में एक्सरसाइज ओवन, इसमें आ रहे हैं 2, 6, 8, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 10 भी है, 10, 12, 13, 10, 12, 13। और किसी का कोई डाउट? इसके अलावा कोई डाउट किसी का बच गया हो? इसके अलावा किसी भी बच्चे का कोई डाउट बच गया हो बताइए। 11th, ओके, 11th। और बताइए। फलक, फलक क्या स्टेटस है बेटा? सर व्हाट्सएप का या इंस्टाग्राम का या फेसबुक का? बेटा मैं यहां बात कर रहा हूं होमवर्क के स्टेटस की, है ना? चलिए, हाँ भाई, फलक मैसेज नहीं आ रहा है आपका? होमवर्क किया है आपने? डाउट्स? डाउट? सर डाउट नहीं है। 10, 12, 1, अच्छा, होमवर्क चेकिंग में नहीं थे आप? चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डोमेन ऑफ द फंक्शन ln ऑफ cos इनवर्स ऑफ रूट एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट। बड़ा खतरनाक सवाल है, बड़ा ही खतरनाक सवाल है ये। अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ये आपके लिए बेटा थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नहीं पढ़ा है और ना ही ln पढ़ा है ना? तो मैं बता देता हूं, लॉग एक ऐसा फंक्शन होता है बच्चों जिसके अंदर, जिसकी जो डोमेन है, लॉग की डोमेन जो होती है वो होती है पॉजिटिव रियल नंबर्स। लॉग के अंदर आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर इनपुट में दे सकते हैं। बात समझ में आई? लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 एंड नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। इज इट क्लियर? बोल भाई हाँ या ना? लॉग इज डिफाइंड ओनली एंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक, दूसरी बात तो मैं यहां पर बना देता हूं पहले। लॉग में आउटपुट और इनपुट, इनपुट होता है आर पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स, आउटपुट इसका कुछ भी आ सकता है। इसके बाद आप देखें, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब हो गया, इसमें आप दुनिया में हर एक रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होगा, पर फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब हो गया 0 से 1 आउटपुट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं सिर्फ आपको, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। एक दुनिया में कोई भी रियल नंबर है, दुनिया में कोई भी रियल नंबर है, अगर हम उसमें देखें तो उसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा और उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। इंटीग्रल पार्ट को हम बोलते हैं, जनरली हम यहां पर जो बोलते हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी उस नंबर में, उस नंबर के पहले अगर नंबर लाइन पर मैं प्लॉट करूं तो उससे छोटे वाले जो नंबर्स है ना, उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर आ रहा है, उससे जो भी छोटे हैं उनमें सबसे बड़ा जो इंटीजर आ रहा है वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, ये 2 है, ये 3 है। अब मैंने यहां पर एक नंबर ले लिया बच्चों, कितना? 2.6। तो देखो इसके यहां पर अगर आप देखोगे छोटे में तो 1,
0, -1 एंड सो ऑन, यहां पर 3, 4, 5 सो ऑन। समझ आ रहा है? अब देखो 2.6 में सबके लेफ्ट हैंड साइड नंबर लाइन पर तो ये सारे नंबर है, इन सभी नंबर में इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले जो नंबर है, इन सभी नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है उसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब उस नंबर का जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है, 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या है? 2। तो बच्चे इसको याद कर रहे थे कि सर डेसिमल के पहले जो लिखा हो, डेसिमल के पहले तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव में डेसिमल के पहले वाले से काम नहीं चलता, प्रॉपर ये होता है। बात समझ में आई? ठीक है, इसके अब ये लिख लिया, अब इसमें क्या ऐड करें कि 2.6 आ जाए? तो देखो 2 से लेके 2.6 यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी? 0.6। तो इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.6। अब इसको शॉर्ट में कैसे बोल देते हैं लोग कि सर डेसिमल के पहले जो है ये इंटीग्रल पार्ट है, डेसिमल के बाद जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो पॉजिटिव के लिए ये कहानी सही है, पर नेगेटिव नंबर आता है तो कहानी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये डिटेल में क्या है। तो अभी समझने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट 0 से बनाता है। ठीक, ये दो बातें क्लियर हुई, ये दो बातें क्लियर हुई। अब हमारा जो फंक्शन है वो है log टू द बेस e cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट x। यही है, देख भाई, cos इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट x। जी बिल्कुल, देखिए जरा, मैं ये मान रहा हूं कि बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, बोर्ड वाले बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। मेंस में भी इस टाइप का सवाल अगर आता है तो टफ माना जाएगा, मेंस से एडवांस के बीच का क्वेश्चन है ये। अब देख भाई, लॉग के अंदर पॉजिटिव, तो ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, अब ये नंबर पॉजिटिव तो वैसे ही होता है क्योंकि कॉस इनवर्स का आउटपुट क्या होता है? 0 से पाई। तो भैया ये तो पॉजिटिव होता है, बस ये नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, कॉस इनवर्स 0 कब आएगा? जब वो π/2 का मल्टीपल पर आ रहा होगा। कॉस इनवर्स 0 कब होगा? जब 1 बन रहा होगा। फ्रैक्शनल पार्ट कॉस इनवर्स ऑफ 1 इज 0। बोल भाई हाँ या ना, बोल भाई हाँ या ना। अच्छा, अब जरा देखो, पहले तो अंदर से देखते हैं, इतना समझने का। सर अंडर रूट ऑफ एक्स में देखो, डिफाइन होने के लिए एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर तभी डिफाइन होगा जब वो नॉन नेगेटिव हो। ये डिफाइन होने के लिए अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी ये डिफाइन होता है। अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आता। इसका आउटपुट दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर, अंडर रूट एक्स का आउटपुट। अब उसका फ्रैक्शन पार्ट तो 0 से 1 कभी आएगा नहीं, 0 आएगा। 0 आएगा कब आएगा? 0 फ्रैक्शनल पार्ट में 0 कब आएगा? सर जब नंबर इंटीजर हो। अगर मैं आपसे बोलूं 3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? तो सर इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, ये तो खुद एक इंटीजर है। अच्छा, तो जब ये 0 हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0 है ना, तो उससे कोई दिक्कत आएगी? सर नहीं आएगी, सर इसमें तो नहीं आएगी। अब एक बात बता, तो इसमें प्रॉब्लम कहां है आप समझे जरा। सर ln के अंदर पॉजिटिव, कॉस इनवर्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ln बोलेगा भाई मेरे को दिक्कत नहीं है। कॉस इनवर्स से पूछा, हाँ भाई तेरे को कोई दिक्कत? तो ये कहेगा भाई अंदर जो नंबर है ये -1 से 1 के बीच हो, ये नंबर -1 से 1 के बीच हो, उससे अंदर जाओ भैया, ये नंबर -1 से 1 के बीच होगा, हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 होता है, 0 से 1 है तो -1 से 1 हो गई होगा। अब अंदर आए तो अंडर रूट एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट से पूछा, हाँ भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम? बोले मेरे अंदर ना अंडर रूट एक्स बैठा है। तो हाँ भाई अंडर रूट एक्स, तू कभी नेगेटिव आएगा? वो कहेगा हाँ भाई कैसे आ जाऊंगा, तुम बताओ, अंडर रूट एक्स नेगेटिव आ ही नहीं सकता। बोले लेकिन मेरे अंदर एक्स बैठा है, तो अंडर रूट एक्स में अगर एक्स है तो कंडीशन क्या होगी उसके लिए? भैया एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। अब यहां देख, ये कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू आर। भैया नेगेटिव नंबर पर तो ये वैसे ही डिफाइन नहीं है, नेगेटिव नंबर पर तो ये वैसे ही डिफाइन नहीं है, तो ये कहानी तो खत्म हो गई। दूसरे के पास है, हाँ भाई तू बता, ये कह रहा है एक्स की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी। भाई तू बात में तो सही लग रहा है, बात में तो सही लग रहा है, चल भाई लेकिन आगे और देख लेते हैं। तो ये कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, 0 नहीं हो सकता। भाई 0 क्यों नहीं हो सकता? कॉस इनवर्स 0 कितना होगा? कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा
कितना होगा बताओ जरा, पाई बाई 2 कॉस इनवर्स 0 पाई बाई 2। अब ln ऑफ पाई बाई 2, ln के अंदर पाई बाई 2 बिठाऊं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि सर ln के अंदर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आराम से आ सकता है, क्योंकि उसकी डोमेन आर पॉजिटिव है। समझते जाना है। पाई बाई 2 पॉजिटिव रियल नंबर है, तो 0 पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर 0 पे कोई दिक्कत नहीं है तो भैया सी और बी में तो बी सही लग रहा है। अब डी को देखिए, कह रहा है सर इंटीजर हटा दो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर। ये तो कतई बेवकूफाना बात है, ऑल रियल नंबर्स पॉसिबल ही नहीं है। बता पॉसिबल है क्या? सर अगर ऑल रियल नंबर पॉसिबल है तो एक्स की और जब भी नेगेटिव इंटीजर होगा अंडर रूट एक्स हाथ खड़े कर देगा। भाई साहब त्रहिमाम त्रहिमाम। क्यों भैया? अंडर रूट में नेगेटिव नंबर रख ही नहीं सकते। अंडर रूट में नेगेटिव नंबर रख सकते हैं क्या? बताइए बताइए, रख सकते हैं क्या अंडर रूट में नेगेटिव नंबर? हाँ या ना? अंडर रूट में नेगेटिव नंबर रख सकते हैं क्या? भाई बता, अंडर रूट में चंगू जी बैठे हैं क्या? चंगू जी कभी नेगेटिव होंगे? बोल भाई। नहीं। तो अंडर रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस वजह से डी ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसमें नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं। बी और सी में अंतर यह है कि यहां पर 0 पर क्लोज है, यानी 0 इंक्लूडेड। 0 इंक्लूडेड पर कोई दिक्कत है नहीं मुझे, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या आंसर दिया है? आंसर क्या दिया है? आंसर क्या दिया है? बी। समझ आया? बोल भाई, बोल भाई। क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया हर बच्चे को? हाँ या ना? जल्दी बोल। आपको हर फंक्शन की क्या चाहिए? डोमेन चाहिए। डोमेन यानी कि वो सेट ऑफ वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, यानी फंक्शन के अंदर अगर वो बैठ जाए तो उससे फंक्शन को कोई भी अगरबत्ती चाय बत्ती आपत्ति विपत्ति ना हो। बोल भाई, चमका कि नहीं चमका? ठीक है, चले, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला डाउट क्या है हमारा? अगला डाउट है क्वेश्चन नंबर 3। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1 और टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस x² माइनस 1/x²। तो यहां जरा गौर फरमाए महाराज, जरा गौर फरमाइए। जो साइन इनवर्स के अंदर लिखा है, टेन इनवर्स के अंदर जस्ट उसका ऑपोजिट है, नेगेटिव लिखा है। साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा है, टेन इनवर्स के अंदर जस्ट उसका ऑपोजिट लिखा है। बोल भाई, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 3 में देख ले भाई, टेन इनवर्स साइन इनवर्स। अच्छा सर, तो टेन इनवर्स के अंदर ये लिखा है, साइन इनवर्स के अंदर ये लिखा है। अच्छा अब बता जरा, अब ये x² प्लस 1/x² माइनस 1 ये उसका नेगेटिव है, तो टेन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, इसके अंदर मान लो थोड़ी देर के लिए अल्फा लिखा है, इसके अंदर अल्फा है तो इसके अंदर माइनस अल्फा। क्या ये बात सही है? बोल भाई हाँ या ना? यही लिखा है। अच्छा अब जरा देखें, अब जरा देखें सर, टेन इनवर्स के डोमेन जो होती है, टेन इनवर्स के अंदर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं बता जरा। टेन इनवर्स के अंदर अगर मैं चंगू जी बिठा दूं तो बता भाई जरा, चंगू जी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? जल्दी बोल, जल्दी बोल भाई। डोमेन रेंज याद कर रखे हैं? डोमेन रेंज याद करने को बोल रखा है हमने, सिर्फ डोमेन रेंज पढ़ते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हमने कक्षा 11वीं में पढ़ी है, और उसके बाद थोड़ा बहुत क्या पढ़ रखा है हमने, 2-3 आइडेंटिटी, और इतने पे हम ITF सॉल्व करते हैं, है ना? तो जल्दी बता, टेन इनवर्स के अंदर क्या? गौरी, आउटपुट नहीं पूछ रहा हूं, अंदर बोल रहा हूं, यानी डोमेन। टेन इनवर्स में कौन बैठ सकता है? दुनिया का कोई भी रियल नंबर। तुम आउटपुट बता रहे हो बेटा, गौरी बेटा, गौरी आप जो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल बता रहे हो, वो उसकी रेंज है, वो आउटपुट है। ठीक है, तो भैया ये कह रहा है साहब मैं तो ऑल रियल नंबर हो सकता हूं, मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं साइन इनवर्स की बात करूं बेटा, तो साइन इनवर्स के अंदर कौन बैठ सकता है? ये तो सबसे प्रिय फंक्शन है तुम्हारा, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, सबसे प्रिय फंक्शन। इसके अंदर कौन बैठ सकता है? सर -1 से 1 तक के सभी नंबर, इंक्लूडिंग -1 से 1, इंक्लूडिंग -1 से 1। मैंने कहा अच्छी बात, मैंने कहा अच्छी बात सर, लेकिन इस फंक्शन में तो, इस सवाल में तो डोमेन पूछी नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर बताइए सर, ये तो x की वैल्यू 0 नहीं है। मैंने कहा हाँ, बात तो आपकी सही है। अब जरा देखें, जरा
साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -1, इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच होनी चाहिए। x² प्लस 1/x² -1, इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच। बोल भाई हाँ या ना। अगर इसकी वैल्यू तो देखें, दोनों जगह पर मैंने पूरी इनइक्वालिटी में 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2। मैंने क्या किया, सभी जगह पर 1 1 ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया। कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना, हाँ या ना। अब देख, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो दोनों नंबर पॉजिटिव है अगर, तो दोनों का सम ऑब्वियस सी बात है, दोनों का सम 0 से बड़ा आएगा। दोनों का सम, तो सर ये वाली बात लिखना तो बेवकूफी है, ये तो हमेशा ट्रू होगा भाई, दो स्क्वायर को जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अब जरा यहां देख, कोई भी नंबर, बेटा हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है, उसको उसके रेसिप्रोकल से ऐड करते हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू 2 आती है या फिर 2 से ज्यादा हो जाता है। मैंने क्या बोला, जब भी कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसको उसके रेसिप्रोकल से अगर ऐड करोगे तो 2 या 2 से ज्यादा आएगा। ये हम 11th क्लास में पढ़कर आए हैं, AM ग्रेटर देन GM से, AM ग्रेटर देन GM से। तो सर अगर दो नंबर पॉजिटिव हैं, तो आपका कहना है दो नंबर अगर पॉजिटिव है, सपोज A प्लस 1/a, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। अगर A पॉजिटिव है, ये ब्लड ग्रुप नहीं लिखा है, A पॉजिटिव है ना, ये मत सोचना सर मैथ्स की क्लास में बायो क्यों पढ़ा रहे हो, सर ये ब्लड ग्रुप क्यों बता रहे हो, भैया बता रहा हूं A ग्रेटर देन 0 है, A ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1/a लिखा हुआ है। चल अब सर अगर नेगेटिव है तो -2 से छोटा, वो अलग फंडा है, -2 से छोटा हो जाएगा। अभी हम इसको देखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव था। सर ये कह रहा है 2 या 2 से छोटा, यहां चाहिए 2 या 2 से बड़ा, तो इनका बता भाई मिलन कब होगा, ये कहां मिलेंगे। ये कह रहा भाई मैं तो 2 से 2 या 2 से ज्यादा, वो कहेगा भाई मैं मिनिमम 2 हो पाऊंगा, वो कहेगा मैं मैक्सिमम 2 हो पाऊंगा। कहानी सुनाई थी मैंने, गरीब दोस्त अमीर दोस्त, जीन्स वाली, याद आ रही है। तो दोनों की वैल्यू 2 कब होगी, इसकी वैल्यू 2 कब होगी, जब a इज इक्वल टू 1। तो भैया बस कुछ नहीं करना है, या x² इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू +-1, x की वैल्यू +-1, इसकी वैल्यू 2, तो ये हो गया 1, इसकी वैल्यू अगर 2 तो ये हो गया 1। तो देख जरा, इसको डिफाइन होने के लिए x², इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 हो जाएगी। बोल भाई हाँ या ना, सिर्फ 1 हो पॉसिबल है। चल अब अगर ये 1 पॉसिबल है बेटा, तो जल्दी से अच्छे बच्चे की तरह यहां पर रख दे जरा 1, यहां रख दे -1, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। बोल भाई, tan इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है, -π/4। बोल नहीं तो -π/4 प्लस π/2 जुड़कर कितना हो जाएगा, प्लस का π/4। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बोल भाई, दिमाग के तार खुले, दिमाग के तार खुले। हाँ भाई, कैसा सवाल है, एकदम झन्नाटेदार सवाल। सर मजा आ गया सर, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करके ऐसा लग रहा है सर कि अब तो मतलब बस आज आएगी तोड़ फोड़ देंगे सर। पहला चैप्टर और क्या खतरनाक सवाल है। एनसीईआरटी अकेली पढ़कर जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम अपने टारगेट कर रहे हैं, वो इन सवालों को ज्यादा सीरियसली ना लें। समझते जाएं पर इन सवालों को ज्यादा सीरियसली ना लें। समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो लोड नहीं लेना है ना, लोड नहीं लेना है, ठीक है। पर जिन लोगों को मेन से एडवांस करना है उनके लिए बहुत जरूरी है, और है कुछ टफ नहीं, सब बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक। चलिए अगला डाउट, अगला डाउट क्या है बेटा, 2 3 6 8 9 6 8 9। तो आइए जी, क्वेश्चन नंबर 6। यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अभी अभी नाम लिया और हाजिर हो गया ये तो। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक ए, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ए, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ए। अगर ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ए की वैल्यू 2 और 3 के बीच है, तो एक बात बता जरा, ए की वैल्यू 2 या 3 के बीच है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, ए कहां लाए कर रहा है सर, 2 से 3 के बीच लाए कर रहा है।
2 हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। 3 हो सकता है, नहीं साहब 3 नहीं हो सकता। तो ए जो है वो यहां से यहां मूव कर सकता है। अब ये बता, ए कभी भी मूव करेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा नंबर इंटीजर हमेशा 2 रहेगा, हमेशा 2 रहेगा। बोल भाई, भाई ए यहां पर आ गया तो सर ये तो खुद 2 हो गया। जब कोई नंबर खुद ही इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही हो गया। इसके अलावा जैसे ही वो यहां आया, इस रीजन में आया, उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा 2 बड़ा रहेगा, है कि नहीं? तो अगर ए की वैल्यू 2 से लेके 3 है, इस सिचुएशन में जीआईएफ ऑफ ए इसकी फिक्स वैल्यू 2 हो गई, है ना? अब ये जैसे ही हुआ तो ये देख भाई, ये तो उल्लू बनाने वाली बात है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक 2, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 2। अब आप कर लेंगे भाई, जैसे यहां पर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2, ये वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती। कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई 2 हो सकता है, पाई 3.14 होता है, तो ये तो बाहर सीधा सीधा 2 आ जाएगा। कॉसेक इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज इंटरवल 0 हट जाता है। कॉसेक साइन 10 -π/2 से π/2 याद करवाई है। कॉसेक में बीच वाली वैल्यू हट जाती है 0। तो ये जो वैल्यू है कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक 2, ये आउटपुट 2 नहीं देगा, इसमें पाई ऐड पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो आप बताएंगे। अब कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 2, कॉट इनवर्स की रेंज 0 से पाई ओपन इंटरवल 2 उसके बीच में बिल्कुल आएगा, तो ये भी 2 ये भी 2, 4 हो गया। इसमें आप क्या करेंगे, इसको -π/2 से π/2 के बीच चाहिए, हमारा π/2 से ज्यादा चल रहा है तो हमें उसमें -π कर देंगे, है ना? लेकिन देखते हुए कि कॉसेक -π प्लस थीटा क्या होता है वो आपकी हेडेक है। तो 2 + 2 4 आ गया, बाकी कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस 2 जो आएगा वो आप निकालना और यहां पर पुट करना। इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ आया? मैंने अपना काम किया, ठीक। अब वो आपको करना है। अब अगला काम आपका है, बोल भाई हाँ या ना? नहीं होता है तो फिर पूछना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये अच्छा सवाल है। अब जरा देख भाई, नंबर ऑफ इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर विच साइन इनवर्स ऑफ दिस प्लस कॉस इनवर्स ऑफ दिस बराबर π/2। जल्दी देखो, जल्दी देखो। एक बात बताओ, ये क्वेश्चन एकदम किसी को ऐसे तो नहीं लगे सर ये बाउंसर आ रहा है? सर ये जो क्वेश्चन है ना सर, ऐसे चल रहा है कि हम गली क्रिकेट वाले प्लेयर हैं और सामने से कोई शोएब अख्तर या ब्रेटली बॉल डाल रहा है ना? नन्हे मुन्ने बच्चों को पता नहीं सर ये कैसे सवाल दे दिए। ये आपकी तैयारी के लिए है, ठीक है? चलिए, तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग अगर π/2 है तो बता बच्चे, अगर मैं यहां पर अल्फा लिखूं और यहां बीटा रखूं तो आप क्या कहोगे कि सर ये देखा देखा लग रहा है, या तो अल्फा बीटा के बराबर हो जाए या तो बीटा अल्फा के बराबर हो जाए, है ना? या तो अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि सर ये तो हमने याद कराया था, 3 ही चीजें बोली है, मैं बार बार बोल रहा हूं। डोमेन रेंज ऑफ ऑल फंक्शंस, अगर हो सके तो ग्राफ। दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्री जो बचपन में पढ़ी है या हमने जो ब्रिज कोर्स में पढ़ लिया नहीं। तीसरी चीज कुछ गिनी चुनी 2-3 आइडेंटिटीज अगर याद रह सकें, जिनमें से एक ये है, एक कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स वाली और एक टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स वाली। उनमें भी 2 याद है, पेयर को अगर ऐड करते जाओ तो π/2 आता है, ठीक। सर इसमें और इसके साथ ये कंडीशन लगा दो कि अल्फा बीटा की वैल्यू -1 से 1। बोल भाई हाँ या ना? बोल भाई हाँ या ना? अब जरा याद देख, साइन इनवर्स ऑफ 1 + b अप टू इंफिनिटी, ये क्या है सर? ये जीपी है। कौन सी जीपी? इनफाइनाइट जीपी। क्या होता है? सम क्या होता है? a/1 - r। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। r क्या होता है? कॉमन रेशियो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/1 - b। बोल भाई चमका कि नहीं चमका? 1/1 - b। बोल भाई हाँ या ना? जल्दी बोल, बोल भाई हाँ या ना? अच्छा, उसके बाद देख जरा, कॉस इनवर्स a² - 3 + a³ - 3 माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, सॉरी इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये देख, फर्स्ट टर्म कितना हो गया? a। कॉमन रेशियो कितना हो गया? 2 को डिवाइड कर दे, a/3, वो भी माइनस का, वो भी माइनस का।
तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। बोल भाई हाँ या ना, बोल भाई हाँ या ना। तो अब तुम्हें क्या करना है सर, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है इन दोनों को -1 से 1 के बीच होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इन दोनों को इक्वेट कर दो। बात समझ में आई? बोल भाई हाँ या ना। तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3a अपॉन 1 प्लस ए। इस कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं, साथ ही साथ ये जो नंबर है और ये जो नंबर है पूरा, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस बी और 3 अपॉन 1 प्लस ए, इन दोनों की वैल्यू -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज निकले वो बता देना। सॉरी 3 प्लस ए होगा, बिल्कुल ये एलसीएम 3 प्लस ए हो जाएगा। माय मिस्टेक। बोल भाई समझ गया, समझ में आया? तनु बेटा समझ आ रहा है? शौर्य, फलक, वृंदा सिंगल, उर्वी, उर्वी आपके लिए पहली क्लास है या दूसरी क्लास है? आपको हो सकता है कम समझ आए क्योंकि डिस्कशन चल रहा है ना? और वो भी हमारे मटेरियल थोड़ा अच्छे लेवल का है, तो थोड़ा सा अगर तकलीफ लगे तो थोड़ा सा ये मानते हुए चलें कि आप लोग चाइनीज मूवी देखने आ गए आज। एंड में कोई भी हिंदी मूवियों पर एंड में देखो 15-20 मिनट की है ना, तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, धैर्य बनाए रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे, हाँ या ना, जल्दी बोल। 9, 10, 11, 12, 13 लाइन से ही है विदाउट चैट बॉक्स में किसी की चैट नहीं आ रही है, क्या बात है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 9 वही बता रहा हूं बेटा। आइए जी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिमिट है, ये आपको नहीं आएगी अभी, लिमिट अभी आपने उतने अच्छे से पढ़ी नहीं है, और ऊपर से सिग्मा अभी आपको नहीं आएगा, है ना? लिमिट आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है, लिमिट आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी है। बोल भाई हाँ या ना। अब ये देखो 2r + 1 अपॉन r की पावर 4 प्लस 2r³ प्लस r², इसको आप कैसे लिखेंगे? देखो इस क्वेश्चन को करने के पहले लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और tan इनवर्स सिग्मा लगा हुआ है 2r + 1 r की पावर 4 2r³ r² + 1, ये लिखा है। अब इसके पीछे का मैं लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझे। आप में से कितने लोगों ने कक्षा 11वीं में सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है? सभी ने। उसमें हम गौरी आपको याद होगा हम लोगों ने जब पढ़ा था उसमें टेलीस्कोपिक सीरीज पढ़ी थी एक बेटा, टेलीस्कोपिक सीरीज। गौरी बेटा याद है टेलीस्कोपिक सीरीज? जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है उनको पता होगा, जिन लोगों ने कहीं और आईआईटी की प्रिपरेशन की है या मेंस लेवल का भी पढ़ा है तो पता होगा। बोर्ड में एनसीईआरटी में नहीं है। टेलीस्कोपिक सीरीज का मतलब होता है एक सीरीज को इस तरीके से लिखना कि अगर हम उसके 2 या 3 टर्म्स लिखें तो कुछ टर्म कैंसिल होते जाएं, और जब सारे टर्म्स लिखें तो कैंसिल होते होते पहले वाले में पहला टर्म या दूसरा टर्म बचे और आखिरी वाले में एक टर्म बचे। इसको हम टेलीस्कोपिक क्यों कहते हैं? हम यहां से टेलीस्कोप से हम चांद देखें तो हमें यहां का दिखता है, हमारी आंख से जो टेलीस्कोप है वो, और डायरेक्ट चांद, बीच की सारी चीजें नहीं दिखाई देती। यही होता है ना, बीच में कुछ आ जाए वो बात अलग है, लेकिन टेलीस्कोप आप लगाते हैं तो आपके उधर इधर से वहां तक की बहुत 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है, हर चीज नजर नहीं आती ना। तो वही टेलीस्कोप का फंडा है, टेलीस्कोपिक सीरीज। अब यहां पर क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग। इसको जब हम ये बनाएं उस पर हम जब सिग्मा लगाएंगे
तो कैंसिल आउट टर्म्स होते जाएंगे। टर्म्स क्या होंगे? कैंसिल आउट होते जाएंगे। और जब टर्म्स कैंसिल होंगे बच्चों, तो एक टर्म स्टार्टिंग या एंडिंग, स्टार्टिंग का बचेगा, एक टर्म एंडिंग का बचेगा। ठीक, उस पर लगानी है लिमिट, उस पर लगानी है लिमिट। क्या ये बात समझ आ रही है अवनीश? ठीक है। अब जरा, अब देखो जरा, अगर इस टाइप से लगाना है तो ऊपर आपको क्या बनता हुआ नजर आएगा? अगर मैं थोड़ी देर के लिए मानूं, अगर मुझे x माइनस वाई बनाना है, तो सर ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई इंटू एक्स वाई प्लस वन बनना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, अब जरा अगर थोड़ा सा दिमाग रिवर्स में लगाएं, सर वन तो मिल गया डिनोमिनेटर में, बचा हुआ जो कुछ है ये x इंटू वाई होगा, और ऊपर जो कुछ है ये x माइनस वाई होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, अब सर ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप कुछ रीअरेंज सा कर दो कि ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट बन जाए और ऊपर जो लिखा है वो उन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस बने। तो भाई आर स्क्वायर, अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूं, इसको आर स्क्वायर कॉमन ले लूं, या फिर इसको देखूं तो ये आर स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। आर स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर नजर आ रहा है ना? अच्छा, तो यानी कि इसको आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर है ना, तो इसमें से आर कॉमन ले लूं तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, सॉरी आर कॉमन लिया ना, हाँ, तो आर प्लस वन का होल स्क्वायर। देख जरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? बोलो भाई। अब जरा देखो, x मेरा बन गया r प्लस वन का होल स्क्वायर, x मेरा बन गया r प्लस वन का होल स्क्वायर, y मेरा बन गया r स्क्वायर। देखो जरा, x माइनस वाई करो जरा, तो आर स्क्वायर प्लस वन प्लस टू आर माइनस आर स्क्वायर, तो कितना बनेगा? 2r प्लस वन बन जाएगा। और x इंटू वाई तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, चमका? तो हमने ये कैसे सोचा बच्चों? हमने ये कैसे सोचा, सर ये टेलीस्कोपिक क्यों बनेगी? क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है, अब इन्फाइनिटी तक जोड़ना तो मुश्किल सा दिख रहा था, तो कुछ ऐसा दिख जाए जो बीच के सारे कैंसिल हो जाए और पहला और आखिरी बचे। बोल भाई, कोई चमका कि नहीं चमका? तो ये सब अब अगर हम लिखेंगे तो ये लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सिग्मा tan इनवर्स ऑफ r प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ r स्क्वायर बन गया। बोल भाई, बोल भाई, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। अब देख जरा, यहां r की वैल्यू कहां से रखनी है? 1 से। सिग्मा कहां से लगाए? 1 से n तक, 1 से n, तो r की वैल्यू 1 से लेके n तक। सिग्मा का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, वैल्यू पुट करते जाइए और जोड़ते जाइए। तो r की वैल्यू 1 रखोगे तो tan इनवर्स ऑफ r प्लस वन, यानी 1 प्लस वन दैट इज 2 का स्क्वायर, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 स्क्वायर दैट इज 1, प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 रखेंगे तो ये 3 स्क्वायर, और 2 रखा तो ये tan इनवर्स ऑफ 2 स्क्वायर। ये 2 रखने पे अब 3 रखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 4 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 स्क्वायर। तो अब जरा यहां पर गौर फरमाइए जी, पहले दो टर्म्स हमने पकड़े तो ये देखो, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, ये प्लस का ये माइनस का। फिर उसके बाद जब हमने ये देखा तो देख बेटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, है ना? तो जब भी जो भी हम टर्म ले रहे हैं, आखिरी वाले टर्म में ये बच रहा है और पहले वाले टर्म का ये बच रहा है, पहले वाले टर्म का सेकंड टर्म बच रहा है, लास्ट वाले का पहला वाला टर्म बच रहा है। इसको कहां तक लिखना है इस तरीके से? अप टू कहां तक लिखना है? tan इनवर्स ऑफ
n+1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर। तो भाई सारे कैंसिल हो जाएंगे, बीच में सारे कैंसिल हो जाएंगे, कौन सा बचेगा? आखिरी वाले का पहला और पहले वाले का आखिरी, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? तो आपका फाइनल बचेगा tan इनवर्स n+1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 का स्क्वायर यानी 1, tan इनवर्स 1 का स्क्वायर यानी 1। बोल भाई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो बता भाई। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखें इसके आगे, अब जरा इसके आगे देखें, लिमिट क्या है भाई? तेरी लिमिट क्या है भाई? n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। बेटा मान ले ये इंफिनिटी क्या है? बहुत बड़ा नंबर। मान के लिए होता ही है, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा नंबर। समझ ले समंदर में कितना पानी, कितने लीटर पानी समंदर में? तुमसे कोई पूछे सब इंडियन ओशियन में कितने लीटर पानी होगा? इंडियन ओशियन में कितना, पैसिफिक ओशियन में कितना पानी है? सब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लीटर। बोल भाई हाँ या ना? करोड़ों नहीं, इन्फिनिटी। हमारे लिए इन्फिनिटी का मतलब क्या है? ढेर सारा। अंबानी के पास कितनी दौलत है? ढेर सारी सर। इलॉन मस्क के पास कितनी दौलत है? ढेर सारी सर, है ना? हमारे पास बुद्धि की गरीबी कितनी है? ढेर सारी। हम बुद्धि से कितने गरीब हैं सर? बहुत गरीब है। न जाने कितना टाइम लगेगा हम बुद्धि से थोड़े अमीर होने में, है ना? तो अब जरा देखें, अगर बहुत सारा पानी है ना इंडियन ओशन में, और तुम गए और तुमने अपने घर से आरओ में से या फ्रिज में से 1 लीटर पानी निकाला, फ्रिज में से ठंडा पानी निकाला और 1 लीटर पानी इंडियन ओशन में डाल दिया, तो अब इंडियन ओशन में कितना पानी? या पैसिफिक ओशन में डाल दिया तो पैसिफिक ओशन में कितना पानी? सर इन्फिनिटी +1। अरे भाई अभी भी इन्फिनिटी। बोल भाई, इन्फिनिटी में कोई काउंटेबल नंबर आपने ऐड कर दिया तो अभी भी इन्फिनिटी, हाँ या ना? समंदर में से 1 लोटा पानी निकाल ले या समुद्र में 1 लोटा पानी डाल दे, भाई कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से देखें, अगर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो भैया tan इनवर्स n+1 ये भी तो इंफिनिटी हो गया। tan इनवर्स, बोल भाई हाँ या ना? तो हम लिख देते हैं tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी का स्क्वायर यानी प्लस का इंफिनिटी माइनस, ये तो बेचारा गरीब आदमी 1 का स्क्वायर 1। अब tan इनवर्स इंफिनिटी पे कितना होता है? π/2। और tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। तो π/2 माइनस π/4 कितना आ गया? π/4 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? π/4। भाई क्या आंसर है इसका? π/4 है क्या? आंसर क्या है 9th का? ए। चलिए ये थोड़ा सा लेंदी, उसके अलावा लिमिट का सवाल था इसलिए पूरा करा दिया, इससे पीछे वाले आइडिया देकर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उतना मैंने पढ़ाया है। जो सवाल मुझे लगेगा कि जो आपको आगे कॉन्सेप्ट नहीं आता वो मैं सिखाऊंगा, जो मैं बता चुका हूं मैं वो उसका कॉन्सेप्ट बता के निकल जाऊंगा। अगर फिर भी ना बने तो आप अगली क्लास में या फिर कभी मुझसे पूछें, ठीक है? क्योंकि सारे क्वेश्चन पूरे मैं ही कराऊंगा तो बेटा समय निकल जाएगा, ठीक? कोई दिक्कत? उर्वी बेटा इतना समझ आ रहा है? उर्वी पहली क्लास है बेटा आपकी, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। कोई ऐसा जिसके बिल्कुल ऊपर से जा रहा हो? खुले खुले दिल से बता दीजिएगा, खुले दिल से बता दीजिए साहब मैं हूं, मेरे कुछ पल्ले ना पड़ रहा, आपकी जो बॉल आ रही है मैं उसको ऐसे देख रहा हूं बाउंसर होकर ऊपर से जा रही है। चलिए ठीक है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? लग रहा है कि हम, अब देखो हमने पढ़ते टाइम चीजें कितने आसानी से पढ़ी, क्वेश्चन कितने खतरनाक, पर हम फिर भी उसमें अप्लाई कर पा रहे हैं। बोलिए अप्लाई कर पा रहे हैं ना? हाँ या ना? तो सर ऐसा कैसे हो गया? हमने जब पढ़ा तो उसको आसान भाषा में इसीलिए पढ़ा था ताकि कठिन परिस्थितियों में उसको लगा सकें। हम पढ़ते उसे कठिन तरीके से ना तो आसान में भी ना लगा पाते, समझ रहे हैं? तो पढ़ते टाइम आप एकदम आसान भाषा में, मतलब एकदम गरीब बन जाओ पढ़ते टाइम कि साहब इसके भी बेसिक से बेसिक पढ़ा दो, ताकि जब आप उसको कठिन प्रॉब्लम में लगाने जाओगे तो उसको अच्छे से अप्लाई कर सकोगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगला ही बताना है सर, अब तो क्या है? चलो क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10। अभी आप लोगों को जो इस टाइप के प्रॉब्लम है, साइन इनवर्स, साइन के अंदर कॉस इनवर्स, इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी पाई ऐड पाई सब्ट्रैक्ट करने वालों में। बोर्ड में ये नहीं है, मेंस में है और एडवांस में ज्यादा है। तो इसके लिए मैं जब एडवांस वाली क्लास लूंगा तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें यही बताना है। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं। तो 10th वाला क्वेश्चन बताऊं तो साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स 1/√5। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/√5 और यहां tan इनवर्स ऑफ 1/3 है ना। तो कॉस साइन 2 कॉस इनवर्स 1/√5 को आप पहले आसान भाषा में सॉल्व कर दो। साइन 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/√5। इसमें क्या करो भैया, कॉस इनवर्स 1/√5 को आसान भाषा में ऐसे लिख दो कि साइन ऑफ समथिंग बन जाए। तो कॉस इनवर्स 1/√5 को अगर थीटा ले ले या अल्फा ले ले तो साइन ऑफ 2 अल्फा लिखा है। हमने क्या किया, हमने कॉस इनवर्स को अल्फा ले लिया। कोई दिक्कत? जल्दी बोल, कोई दिक्कत? अब एक तरीका आपके पास क्या है, आप चाहो तो इसे अल्फा 2 अल्फा मानो, ठीक है, फिर यहां से कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स ऑफ 2 अल्फा निकालो। और एक तरीका आपके पास क्या है कि सर हम तो ये जानते हैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, अगर यहां से जानते हैं तो 2, अब कॉस साइन ऑफ कॉस इनवर्स 1/√5, तो अंदर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, हाइपोटेनियस यही रहेगी। बेस कितना हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1 और √5 है, √5 का स्क्वायर 5, 5 - 1 4, 4 का √2। और कॉस के अंदर करूंगा तो ये 1/√5 कॉस अल्फा तो एज इट इज आ जाएगा। पर कंडीशन अपने को चेक करनी होती है, कंडीशन अपने को चेक करनी होती है, तो उनको भी आप लोग, मैं ऐसा मानता हूं कि आप कर ही लेंगे। तो ये 4/5 आ गया साइन में, साइन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 4/5। बोल भाई चमका कि नहीं चमका? विनायक, फलक, सभी लोगों को चमक रहा है? तनु, शौर्य, वृंदा, तनीषा, मानवी, गौरी, कृष्णा, देव, सभी लोगों को चमक रहा है? हाँ या ना, जल्दी बोल। चलिए बहुत सुंदर। अब सिमिलर तरीके से आप cos ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3, तो cos ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 को भी सॉल्व कर दीजिए। अगर मैं यहां पर देखूं cos ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3, तो इसको अगर बेटा मैं बीटा ले लूं तो ये लिखा हुआ है cos 2 बीटा। अब मुझे चूंकि फॉर्मूले याद हैं तो cos 2 बीटा को मैं 1 - tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि मुझे फॉर्मूले भी याद है, उनका यूज भी याद है। आपको कैसे होगा, मैंने आपको बताया था, फोटोग्राफिक मेमोरी वाला फंडा। आपको ये दिमाग लगाना है कि कौन सा, कि सर यहां पर sin 2 अल्फा निकालकर मैं 2 sin अल्फा cos अल्फा लिख दूं, और यहां से ये cos इनवर्स अगर ये अल्फा है तो डायरेक्ट निकाल दूं। अगर ये नहीं करना है तो क्या करेंगे, तो भैया 2 अल्फा हो गया, यहां से इस पूरे को साइन इनवर्स के समथिंग में लिखें, इस पूरे को आप और मेथड, इसका और क्या हो जाएगा, एलिटर मेथड क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग लिखें, और फिर ये जो कुछ भी होगा फाइनल वही आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर, है ना। ये कैलिबर कहां से आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं जब पैदा हुआ था तो ऐसे ही यही सब जानता था, या 11th या 12th में था तब मैं तो बहुत अजीब, मतलब मैं तो खुद से ही पढ़ता था। तो मेरे साथ क्या था, मैं क्वेश्चन करके चीजों को समझ के एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा 10-50 सवाल, आरडी शर्मा की तरह 150 सवाल नहीं लगाता था मैं। आरडी शर्मा मैंने कभी सॉल्व नहीं की, और ना मैं सजेस्ट करता हूं, तो स्कूलों में चलती है, पढ़ा रहा हूं तो इसलिए बोल रहा हूं इस साल से, है ना, वरना भी इससे पहले तो हम सिर्फ जेई एडवांस के लिए पढ़ाते थे, जेई मेंस के लिए, तो आरडी शर्मा में नहीं। लेकिन आप जब भी क्वेश्चन करें, जब भी कोई चीज सीखें, तो 2 मिनट जैसे बोलते हैं ना, योग करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, उसी तरीके से 2 मिनट शांत मन से
ये देखें कि वो जो आप फॉर्मूला लिखा है इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप उसे फोटोग्राफिक मेमोरी, जो हम बार बार यूज टर्म करते हैं, उसे देखकर कार्टून के फॉर्म में उसे समझें कि जब ये अप्लाई हो तो आप अप्लाई कर सकें, ठीक। वरना वही कहानी हो जाएगी, घर में भले ही लैम्बोर्गिनी रखी हो या घर में भले ही आपके क्रेटा या किया या कोई भी बहुत बढ़िया गाड़ी रखी हो, पर चलाना कुछ नहीं आता तो उस गाड़ी का कोई मतलब नहीं है। घर में आप अकेले हैं, घर में लैम्बोर्गिनी रखी हुई है, आपको जाना है 2 किलोमीटर दूर धूप में कुछ खाने पीने या कुछ लेने, पर घर में लैम्बोर्गिनी से कोई मतलब नहीं है, चलाना तो आती नहीं है, तो भाई साहब धूप में पैदल जाओगे, है ना, मजदूरी करोगे। तो भैया इसलिए यूज सीखें। तो चल भाई यहां पर अब 1 माइनस टेन बीटा का होल स्क्वायर, टेन बीटा 1/√1/3, तो यहां पर सीधा सीधा लिख दिया 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक, बोल भाई, बोल भाई, हाँ या ना। ठीक, अब दोनों लिखने के बाद आप इसे सॉल्व करके P/Q निकालेंगे और फिर ये सारी राम कहानी। अब P/Q ऐसे लिखना है, रिलेटिवली प्राइम। इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम, मैथ्स में एक टर्म यूज होता है रिलेटिव प्राइम के लिए, को प्राइम नंबर्स, है ना। रिलेटिव प्राइम का मतलब होता है को प्राइम, यानी कि P/Q को ऐसे लिखना है कि वो दोनों का HCF 1 हो, यानी आसान भाषा में कि भैया फर्दर वो कट ना सके। जैसे सपोज वो 4/6 आया तो अब 2 से कॉमन डिवाइड करके 2/3 लिख दे। बात समझ में आई, है ना। दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव प्राइम और को प्राइम, कि उन दोनों को उस हद तक कैंसिल करें या उस हद तक उनको डिवाइड करें जब तक उनमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ना बचे, यानी और कोई कॉमन फैक्टर पॉसिबल ना हो। दैट इज रिलेटिव प्राइम और को प्राइम, ठीक है। तो वो निकालना है, फिर उसके बाद अपने को क्या करना है भैया, उसके बाद उनका कहना है डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ P-Q की पावर 2k+1, P-Q की पावर 2k+1। k नेचुरल नंबर है, k नेचुरल नंबर है, यानी उसकी पावर जब जब ऑड चढ़ेगी तो क्या क्या नंबर पॉसिबल है। तो k आप देख लेना नेचुरल नंबर पुट करके, 1 2 3 4 5 जो भी नंबर आ रहा हो उसकी पावर में देख लेना ऑड नंबर पे क्या क्या आ रहा है। अब तो ठीक है, तो ये रिलेटिवली इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन 11th भैया, ये वही बात है, कॉम्पोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन आप देख रहे हैं, रिलेटिव फंक्शन कितना, रिलेशन फंक्शन बहुत काम का चैप्टर है, डोमेन से भरा पड़ा है, डोमेन से भरा पड़ा है, ठीक है भाई। तो 11th वाले को आप चाहो तो अभी छोड़ दो, क्योंकि डोमेन अभी कंपोजिट फंक्शन नहीं बताया मैंने। कंपोजिट फंक्शन में डोमेन बताना आसान है। कंपोजिट फंक्शन भैया क्या होता है मैं एक बार बता देता हूं, ये नया टॉपिक है, समझ लो उर्वी, जिन लोगों का पहला लेक्चर है वो भी समझ पाएंगे। फंक्शन हम जानते हैं, फंक्शन एक मशीन होती है, उसमें हम इनपुट डालते हैं, उससे आउटपुट निकलता है। उस मशीन के पॉसिबल जो इनपुट होते हैं उन सबको हम डोमेन कहते हैं, जो आउटपुट होता है उसको हम रेंज कहते हैं। हर दुनिया में जो मशीन है वो फंक्शन है बेसिकली, है ना। 3 इडियट्स वाली डेफिनेशन, मशीन क्या है, हर वो चीज जो हमारा काम आसान बना दे, है ना। याद होगा 3 इडियट्स हमने देखी होगी, है ना, हाँ या ना, जल्दी बोल। तो फंक्शन क्या होता है ये आप सबको पता है, बता रखा है। अब जैसे जूसर मशीन, उसमें हम कोई भी फल डाल सकते हैं, तो फलों का या सब्जियों का जो सेट हो गया जिनका जूस पॉसिबल है वो डोमेन हो गए। उनसे निकलने वाले जो जूसेस हैं उन सबका एक अगर हम लिस्ट बनाएं तो वो हमारे क्या हो गए, रेंज हो गई, ठीक। अब कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, क्या हुआ भाई, चैट बॉक्स में कोई नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है। चलिए, तो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, अभी तक हम जो फंक्शन पढ़ रहे थे वो ऐसे पढ़ते थे कि फंक्शन में एक इनपुट डाला और एक आउटपुट आ गया, एक इनपुट एक आउटपुट। जैसे आसान भाषा में सर x² है, इसमें हमने 2 इनपुट दिया 4 आ गया, यही पढ़ रहे थे। अब क्या होगा, ये रेलगाड़ी का एक डिब्बा नहीं रहा, ये रेलगाड़ी बड़ी हो गई है। मतलब कि इनपुट डाला, एक फंक्शन f ने कैलकुलेट किया, अब जो ये आउटपुट है ये किसी दूसरे फंक्शन में चला गया। हो सकता है ये यही हो, g भी f हो सकता है, पर हमने ये बनाया कि ये दोबारा से जो इनपुट है ये किसी दूसरे फंक्शन के लिए आउटपुट हो गया।
ये किसी तीसरे फंक्शन के लिए आउटपुट हो गया। ऐसे चलते चलते कुछ फंक्शंस के बाद फाइनल एक आउटपुट आया। तो अब यहां पर देखो एक से ज्यादा फंक्शंस हैं। बोल भाई एक से ज्यादा फंक्शंस हैं, है ना? तो ये दिस इज अ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी इंग्लिश में कंपोजिशन का कहते हैं समूह, समूह, ग्रुप। तो कंपोजिट फंक्शन बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कैसे कि साहब एक फंक्शन है, उसका इनपुट दूसरे फंक्शन के लिए आउटपुट का काम है, और हो सकता है कि उसका इनपुट फिर से किसी एक फंक्शन के आउटपुट का काम है। क्या ये बात समझ आ रहा है? हाँ या ना जल्दी बोल। क्या ये बात समझ आ रही है? उर्वी बेटा आपकी पहली क्लास है, क्या ये नई चीज है? ये जिन लोगों के पहला या दूसरा लेक्चर है उनको भी ये बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस और नो? उर्वी, फलक, चलिए बहुत सुंदर। तो अब थोड़ा सा हम समझे कि मान लो मेरा एक फंक्शन है एफ एक्स, वो था एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साहब फंक्शन चंगू जी का है, तो इसका मतलब हो गया इसके आउटपुट में जो भी आएगा उसका स्क्वायर करना। यही मतलब हो गया। एफ एक्स को ऐसे ही समझ सकते ना, एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो कि भैया इसमें इनपुट में आप जो भी देंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। बोल भाई हाँ या ना? हाँ या ना? अब मैंने आपसे क्या पूछ लिया? अब मैंने आपसे पूछ लिया भैया तेज दिमाग लगाते हुए, बहुत बुद्धि बहुत तेज चलाते हुए, कि भैया एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? इसको क्या पढ़ेंगे? एफ ऑफ एक्स। इसको शॉर्ट में कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स। तो आप क्या कहोगे? साहब ये देखो, अब ये चंगू जी की जगह एफ एक्स आ गया, तो भैया चंगू जी की जगह जो भी होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। बोल भाई चमका कि नहीं चमका? तुमने क्या कहा? सर चंगू जी की जगह जो भी आएगा स्क्वायर हो जाएगा, हमको ये फंक्शन ये बता रखा है। अच्छा, अब चंगू जी क्या है? चंगू जी क्या है? तब चंगू जी अभी ओरिजिनल फंक्शन में एफ एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? एक्स की पावर 4 हो गया। बोल भाई हाँ या ना? हाँ या ना? चल, अगर इसी हिसाब से एक फंक्शन बना दूं मैं जी ऑफ एक्स, और वो लिख दूं मैं साइन एक्स। समझना जरा, क्या लिख दिया मैंने? साइन एक्स। अब तुमसे मैंने पूछ लिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो बता जरा क्या होगा? अब मैंने तुमसे क्या पूछ लिया? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको बोलेंगे फॉग। आजकल क्या चल रहा है भाई? आजकल फॉग चल रहा है ना? ये वही वाला फॉग नहीं है, था ना एक मीम का एडवर्टाइजमेंट था, बहुत मीम में कन्वर्ट हुआ, है ना? बोले आजकल क्या चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर? बोले हमारे यहाँ तो फॉग चल रहा है। बोले हमारे यहाँ तो, तुम्हारे यहाँ खौफ चल रहा है ना? तो वही वाला। तो भैया फॉग एफ ऑफ जी, इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन के अंदर कौन बैठ गया? जी ऑफ एक्स। फंक्शन के अंदर जो भी बैठेगा उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्यों? क्योंकि भैया फंक्शन के अंदर जो भी बैठेगा उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर था। जी ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का स्क्वायर यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये समझ आया? 2 नहीं बेटा, स्क्वायर। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है दिव्यांश, मैं समझ गया आपने 2 जो लिखा है साइन 2x का मतलब नहीं है, वो पावर, वो ये पावर वाला है ना? ठीक है। क्या ये सबको समझ आया? क्या ये सबको समझ आया? अब जरा बताना, जरा खुद से बताना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, गॉफ। एक इंग्लैंड क्रिकेट टीम में बहुत पहले एक बॉलर हुआ करता था, डेरेन गॉफ। वो उसकी स्पेलिंग ये नहीं थी, GAUGH हुआ करती थी, मतलब होता अभी भी होंगे। जल्दी बोल। तो देखो भाई फंक्शन, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने फंक्शन की बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो हमको कंपोजिट फंक्शन पढ़ाऊंगा, पर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, एक नए सिरे से पढ़ने की नहीं पड़ेगी। जब हम डोमेन रेंज पढ़ेंगे वो पत्र पढ़ लिया हमने, है ना? तो अब इसलिए मैथ बेटा रिलेटिव टर्म बहुत ही मजेदार चीज है। बिल्कुल साहब, तो ये लिखा हुआ है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स।
अब जी के अंदर क्या है, जी में जो भी लिखा है यानी साइन ऑफ वो, तो ये हो गया साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ एक्स की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। देख जरा, देख जरा, क्या ये बात समझ आ रही है, क्या ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं ट्रेन बनाऊं, अगर मैं फॉग की ट्रेन बनाऊं तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जल्दी से समझे, एक्स पहले जाएगा कौन सी मशीन में, फिर उसका आउटपुट कौन सी मशीन में, बताइए जरा। आप अगर x की वैल्यू इनपुट करेंगे तो पहले कौन सी मशीन में जाएगा, क्या होगा, एफ जी जी एफ, कैसे क्या बनेगा बताइए, पहले वाले डब्बे में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा, पहले मशीन में कौन आएगा, एफ या जी, देखो x का इनपुट पहले देंगे तो पहले g ऑफ x कैलकुलेट होगा, यानी पहले g और फिर उसका आउटपुट f में कैलकुलेट होगा, ठीक है। हाँ, बुद्धि बहुत तेज है, तेज, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर, जरा सा मौका मिला, जरा सा मौका मिला और शुरू, चलो नालायकों जरो, हाँ भाई बुद्धि, वापस वापस, डेविएट नहीं होना है तुम लोग, हार्ड डेविएशन आ जाता है, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, डेविएशन नहीं लाना है जीवन में। चलो भैया, एक्स जी है, अब ये बता, जी के लिए इनपुट एक्स है, जी के लिए इनपुट एक्स है, पर एफ के लिए इनपुट कौन है, एफ के लिए इनपुट कौन है, सो आप जी का जो आउटपुट, एफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी के आउटपुट के ऊपर। बोल भाई, चमका कि नहीं चमका, हर एक बच्चे को देख भैया, जी का इनपुट तो एक्स है, पर एफ का इनपुट कौन है, जी का आउटपुट, और फाइनल आउटपुट कौन है, एफ का आउटपुट, ठीक। अब इस फंक्शन की डोमेन जब लिखेंगे तो एक बात बता मुझे, फंक्शन की डोमेन का मतलब हो गया वो नंबर जिस पर पूरा आउटपुट है। अगर अगर गलती से कहीं ऐसा हो जाए कि ये वाली डोमेन तो ठीक है, जी की डोमेन रख दी वो तो ठीक है, पर जी का आउटपुट ऐसा आ जाए जिस पर एफ काम ना करे, क्या बोला, जी का आउटपुट ऐसा आ जाए जिस पर एफ काम ना करे, तो क्या वो फंक्शन, वो जो नंबर है, जो इनपुट है, वो फंक्शन की डोमेन होगी। बात समझें भैया, मैंने यहां से इनपुट दिया, कोई दिक्कत नहीं, पर वो मशीन यहां आके अटक गई, क्यों, क्योंकि जी का जो आउटपुट है वो एफ के इनपुट के लिए काम ही नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने बना दिया साइन इनवर्स, और यहां पर मैंने एक्स अकेला, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर, और यहां पर मैंने इनपुट दे दिया 2, तो यहां से ये कैलकुलेट हुआ, एक्स स्क्वायर निकल के ये यहां गया, ये निकल के आया 4। अब भैया 4 साइन इनवर्स में जाएगा, साइन इनवर्स 4 के लिए काम करेगा क्या, वो तो मना कर देगा, साइन इनवर्स तो -1 से 1 होता है, तो भैया यानी कि 2 जो है, क्या ये इस फंक्शन की डोमेन में आएगा, ये एफ ऑफ जी के में, हाँ या ना जल्दी बोल, हाँ या ना जल्दी बोल, नहीं आएगा। ये बात सबको समझ आई, क्योंकि ये रेल, ये जो मशीन है, ये मशीन जो है ये यहीं पर रुक जाएगी, ये आउटपुट फाइनल नहीं दे पाएगी, ठीक। दूसरी बात समझे, क्या इस फंक्शन का आउटपुट कभी, इस फंक्शन का आउटपुट कभी 4 आ पाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका आउटपुट वही आएगा जो साइन इनवर्स का आउटपुट है, साइन इनवर्स का आउटपुट -π/2 से π/2 रट गया है अब तो, है ना, -π/2 से π/2, साफ 4 कैसे आ जाएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2, मिनिमम वैल्यू -π/2, रट चुके हैं, 2 हफ्ते हो गए लगभग पढ़ते पढ़ते। बोल भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम क्लियर। चल, तो भैया आउटपुट किस पर डिपेंड करेगा, बाद वाले पे, इनपुट किस पर डिपेंड करेगा, दोनों पर। चल भाई, अब जरा आजा मेरे सवाल पर। तो कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया नालायकों, अब मैं जब फंक्शन पढ़ाऊंगा ना तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, देखता हूं अभी जो हाँ कर रहे हो ना तब कितना आया है, ठीक, जल्दी आजा जरा। अब देख जरा, एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स, साइन इनवर्स एक्स है, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, देख गॉफ लिखा है, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा,
साइन इनवर्स ऑफ ई की पावर एक्स, साइन इनवर्स ऑफ ई की पावर एक्स। ये कह रहे हैं डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ यानी ई की पावर एक्स का डोमेन, दोनों बराबर हैं, कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ ई की पावर एक्स में तभी वैलिड होगा जब वो ई की पावर एक्स -1 से 1 हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू 2 रख दी, ई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी, ई खुद अपने आप में 2 पॉइंट समथिंग होता है, ई स्क्वायर 4 से ज्यादा, लगभग 5 से ज्यादा हो जाएगा। साइन इनवर्स 5 पर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो -π/2 से -1 से 1 पर काम करता है ना। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। बोल भाई हाँ या ना, जल्दी बोल हाँ या ना। पहला ऑप्शन गलत है। इसी बेसिस पर आप बाकी तीनों खुद करेंगे, अब बाकी तीनों आप खुद करेंगे, ठीक है। ई की पावर एक्स का मैं डोमेन रेंज आपको बता देता हूं। ई की पावर जो एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके इनपुट होता है ऑल रियल नंबर्स। भैया ई की पावर में आप कुछ भी दे सकते हो, ई पॉजिटिव है इसलिए इसकी आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं आएगी, तो जीरो भी कभी नहीं होगा, तो जीरो से इंफिनिटी आउटपुट क्या है, 0 से इंफिनिटी। पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी चढ़ा दो, गरीब आदमी हो, कभी भी जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। 2 की पावर क्या रेज करेंगी साहब, -2 आ जाए, कभी नहीं, है ना, ठीक है। बिल्कुल, आर पॉजिटिव भी बोलते हैं इसको, इसी का एक नाम होता है आर पॉजिटिव। ठीक, चलिए ठीक है, अगले सवाल की तरफ। 12वां सवाल, 12वां सवाल देखें, देखिए जी 12वां सवाल देखिए। एफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ 10x कॉस इनवर्स ऑफ कॉट एक्स देन एफ एक्स π/2 वेर एवर डिफाइंड। सबसे पहले तो ये देखो भैया डिफाइन कहां होगा, तो 10x की वैल्यू -1 से 1 हो, और कॉस इनवर्स यानी कॉट एक्स की वैल्यू भी -1 से 1 हो। समझ रहे हो, साइन इनवर्स ऑफ 10x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं जब भी आपको पढ़ा रहा था तो मैं सिर्फ आपसे बार बार एक ही बात कह रहा था कि भैया क्या डोमेन रेंज को पकड़ना सीखो। बोल रहा था डोमेन रेंज पकड़ लो, आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम सवाल हो जाएंगे। उसके बाद बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सीख लो, उसके बाद थोड़ी सी 2-4 प्रॉपर्टी सीख लो, बस खत्म, ठीक है। चल भाई, अब देख जरा, ये कब डिफाइन होगा, जब 10x की वैल्यू -1 से 1 है। ये कब डिफाइन होगा, जब कॉट ऑफ x की वैल्यू -1 से 1 है। हाँ या ना? अरे बार बार घुमा फिरा के वही बात आ रही है। साइन इनवर्स के अंदर चंगू जी कब डिफाइन होगा, जब चंगू जी -1 से 1 हो। कॉस इनवर्स के अंदर अगर चंगू जी बिठा दूं तो वो कब डिफाइन होगा, जब -1 से 1 है। यहां पर देख भाई, साइन इनवर्स के अंदर 10x बैठ गया तो 10x -1 से 1 होना चाहिए। कॉस इनवर्स के अंदर cot x बैठ गया, उसको -1 से 1 होना चाहिए, सिंपल। अब जरा देख भाई, tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, ये बात सब जानते हैं। अब दो नंबर एक दूसरे के जो रेसिप्रोकल हैं वो कभी -1 से 1 के बीच या कभी बराबर होंगे। भाई ये दोनों कब बराबर हो सकता है, जब दोनों या तो +1 हो या -1 हो, इसके अलावा पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसके अलावा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सोच के देख जरा, सोच के देख जरा, सोच के देख जरा, पॉसिबिलिटी है क्या भाई? अगर 10x हाफ हो गया तो ये 2 हो जाएगा। 10x अगर हाफ हो गया तो cot of x 2 हो जाएगा। तो जब ये हाफ होगा ये तो डिफाइन हो गया, पर ये गरीब आदमी है, बोलेगा भाई साहब मेरे ऊपर भी दया करो, मुझे भी तो -1 से 1 के बीच रहना है मालिक। और जब ये 2 हो जाएगा तो ये कहेगा भाई 2 हो गया, मेरा नुकसान कर दिया भाई तूने। तो दोनों के तालमेल कब बैठेंगे, जब -1 से 1 होगा। -1 से 1 यानी कि ये भी -1 हो या तो दोनों +1 हो। अब देख भाई, जब -1 होगा तो tan ऑफ -1 10x की वैल्यू -1, तो यानी -π/4 और +1 यानी +π/4।
लेकिन मजे की बात यह है कि 1 रखने, x की वैल्यू 10x की वैल्यू 1 अगर आप रखोगे तो ठीक है, 10x वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1, तो अब आप रख देना, आंसर आ जाएगा, दोनों बराबर पे आएगा ना। तो फंक्शन दोनों सेम होके, एक ही आइडेंटिटी है, हमने जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दोनों अगर बराबर होंगे 1 और -1 तो π/2 ही आएगा, जब भी ये डिफाइंड हो, वेयर एवर डिफाइंड। डोमेन ऑफ एफ एक्स, भैया tan x और cot x जब 1 हो, ट्रिग्नोमेट्री। पीरियड ऑफ एफ एक्स π/2, देख लेना, पीरियड अभी नहीं बता रहा हूं, फंक्शन में बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। मैनी वन, सी और डी ऑप्शन अभी छोड़ दो, 12th वाले बच्चे कर सकते हैं जो फंक्शन पढ़ चुके हैं, अभी बाकी ए और बी आपके काम का है, ठीक है। 13th वाला भी आप पे नहीं बनेगा, इन्वर्टेबल नहीं पड़ा। 14th वाला, क्वेश्चन नंबर 14, सर इतने तो किए ही नहीं है हमने, 13 तक ही किए हैं, 13 तक ही किए हैं, क्यों भाई? अच्छा ठीक है, 15th ऑड इवन बनानी होगा, 14 तो कर लेते यार नालायकों। 14 हो गया, सभी का अटेम्प्ट किया था, 14 हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हे प्रभु। चलिए, बहुत गला फाड़ फाड़ के पढ़ाना पड़ता है नालायकों, तब भी तुम लोग जब होमवर्क नहीं कर रहे हो ना तो बहुत गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती है। चलिए, एक्सरसाइज जेएम निकालें, एक्सरसाइज जेएम। पहला क्वेश्चन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि 1 on 2 अभी नहीं बताऊंगा, फंक्शन में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, सभी का हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है क्या? बताइए, जेएम में कौन कौन सा? अवनीश कुमार सुतीजा कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है। अरे भैया, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 बराबर इक्वल टू अल्फा, देन 4x² माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y² इज इक्वल्स टू, अरे इसमें क्या डाउट है? आइए जी जरा देखते हैं एक्सरसाइज जेएम क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताना है? 4x² माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y²। अब देखो, एक स्मार्ट मेथड, अल्फा x और y/2 की वैल्यू आप अपने हिसाब से मान लो। भाई यहां तो उसने कुछ बोला नहीं है गरीब ने, है ना? तो अगर मैं x और y की वैल्यू 1 1 मान लू, cos इनवर्स x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो x cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? 0। cos इनवर्स 1 0 माइनस cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 यानी 60 डिग्री, π/3, बिल्कुल। अच्छा, तो 0 माइनस 60 कितना हो गया? अल्फा कितना हो गया? -60। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू -60। ठीक है, अब उठाकर आप चेक करो, तो 4 इंटू 1 दैट 4x² यानी 4 माइनस 4xy दैट इज अगेन cos अल्फा cos ऑफ -60 यानी कि cos ऑफ -60 कितना हो जाएगा? cos ऑफ 60 दैट इज 1/2, तो -4/2 यानी कि हो जाएगा -2, तो 4 - 2 दैट इज +2 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 3, तो यह आ गया 3। अब चेक कर लो भैया, इनमें से x की अल्फा की वैल्यू -60 रखने पर 3 कौन सा आ रहा है? तो 2 तो वैसे ही गायब हो गया, है ना? cos 60 इंटू -60 इंटू 2 रखेंगे, अल्फा की वैल्यू माइनस में है ना, तो अल्फा की वैल्यू माइनस में है तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता,
फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आउटपुट इसका नेगेटिव आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में रखेंगे तो नेगेटिव आ रहा है। तो फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, अब 4 साइन स्क्वायर अल्फा, 4 भी पॉजिटिव, साइन स्क्वायर अल्फा भी पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव, साइन स्क्वायर अल्फा भी पॉजिटिव। तो हमें ओवरऑल पॉजिटिव नंबर ही चाहिए, क्योंकि हमारा कितना आया था ये 4 - 2, 2 + 1 3। तो ऑप्शन 3 जो है वो पॉजिटिव आएगा, 4 नेगेटिव आएगा, तो ऑप्शन 3 आंसर है। कितना आंसर आ रहा है? आंसर क्या है? 3। अवनीश कितना आ रहा है आंसर? 4 आ रहा है, ऑप्शन 3 आ रहा है क्या आंसर? फलक शर्मा, ऑप्शन 3 आ रहा है ना? अवनीश आपने सही नहीं देखा, देखो जरा, बाकी लोग भी देखें। जेएम जेएम का एक्सरसाइज का 2, जेएम तो 3 तो आ रहा है भाई नालायक को। हाँ, बेवकूफ इंसान। अरे ठीक है भाई, इतनी बुरी भी मैच नहीं है बेटा। चलो, मेथड समझ आया? मेथड समझ आया, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल है, कोई और मेथड भी है। ये तो मेरा जुगाड़ वाला मेथड है, ये तो मेरा जुगाड़ वाला मेथड है। अब क्या करें सर? जुगाड़ वाला मेथड नहीं करना तो भैया देख इसको, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स जो है और कॉस इनवर्स y/2 है। तो इसमें जरा मुझे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स y/2, इसमें मुझे कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग नजर आ रहा है। क्या आपको भी नजर आ रहा है? क्या? x y/2 प्लस √1 - x स्क्वायर √1 - y/2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। देख भाई ये नजर आ रहा है क्या, हाँ या ना? कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी ड्राइव कराए थे मेथड फॉर्मूले, जल्दी बोलो, हाँ या ना? करवाया था। कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी, इसको थीटा लेट करो, इसको थीटा लेट करो, इधर कॉस थीटा लेट करो, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए बी, करवाया था। तो कॉस इनवर्स ऑफ ए बी प्लस, तो ये मेरे को डायरेक्ट कहां से याद आया कि कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी से बनेगा। तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, तो कॉस ए लिखूंगा कॉस बी, यही बनेगा। अच्छा, तो यहां से कॉस अल्फा आ जाएगा, फिर इसे सॉल्व कर दे बेटा, इसे सॉल्व कर दे, इसे सॉल्व कर दे, बोलो इसको देख जरा गौर से। तो ये क्या दिख रहा है? ये 2x प्लस y कॉस अल्फा का होल स्क्वायर नजर आ रहा है क्या? 2x प्लस y कॉस स्क्वायर कॉस होल स्क्वायर अल्फा, 2x 4x स्क्वायर माइनस 4x y कॉस अल्फा तो है ही। अगर इसमें मैं y स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये बनेगा 2x माइनस y कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, उसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले ले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। थोड़ी बुद्धि चलानी पड़ेगी बस। देख भाई 4x स्क्वायर माइनस 4xy कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर लिखा है। अब इसको मैंने लिखा 2x का होल स्क्वायर, 2x इंटू 2 इंटू वाई कॉस अल्फा दे रखा है, तो मैंने इसमें वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ऐड किया, वाई स्क्वायर ऑलरेडी है, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा सब ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। हो जाएगा, तो ये बन गया 2x माइनस वाई कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस में रखना है तो कॉस में भी रख सकते हो, कॉस में रखना है तो कॉस में भी रखे रहो, ऑल अप टू यू। ठीक, कर लेंगे अवनीश। अगला बोलिए, अगला बोलिए। और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, एनी अदर डाउट? ये मेंस लेवल के हैं, इनमें तो कोई डाउट आने का चांस नहीं बनता, फिर भी बाकी हो गए। तनु, फलक, वृंदा, दिव्यांश, मानवी, तनीषा, गौरी, कोई और डाउट नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जेई एडवांस क्वेश्चन नंबर कौन कौन से दिए थे? 2 दिया था, 4 एंड 6, 2 नहीं दिया? अरे यार 2 भी कर लेना, 2 भी कर लेना भाई। चलो लिस्ट है भैया, ये इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, गरीब लोग हैं, गरीब सवाल है। तो ये हो गया, ये बताना है, हो गया था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया। कोई ज्यादा खतरनाक दिख नहीं रहा है। cos x प्लस cos y प्लस cos z 0 है, sin x प्लस sin y प्लस sin z 0 है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ cos x माइनस y 2। अबे क्या नालायक किस्सा सवाल है ये, तो ट्रिग्नोमेट्री का है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, तो सॉरी Q और R तो दोनों ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट है, P और S इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। गौरी 4 और 6 दोनों बताने हैं? अच्छा सॉरी, अच्छा वो बता रहे थे कौन कौन से दिया। अच्छा ठीक, 6 नहीं हुआ, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं भाई। तो 3 अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स 6/11, तो अल्फा बाय 3, अल्फा बाय 3 साइन इनवर्स 6/11 हो जाएगा, तो साइन अल्फा बाय 3 6/11 हो जाएगा। बाय द सेम लॉजिक कॉस बीटा बाय 3 4/9 हो जाएगा। कॉस बीटा बाय 3 और साइन अल्फा बाय 3। ऑप्शन है कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा। तो अल्फा बाय 3 से अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अगर मुझे साइन अल्फा बाय 3 पता है और मुझे साइन अल्फा निकालना है, तो क्या करूंगा? साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, दोनों फॉर्मूले लगाऊंगा। बोल भाई हाँ या ना, हाँ या ना? ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? साइन अल्फा साइन बीटा निकल आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा निकल आएगा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा निकल आएगा। हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। बोल भाई हाँ या ना?
बोल भाई हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? एकदम आसान था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा आपको थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अल्फा बाय 3 साइन इनवर्स 6/11, साइन इनवर्स 6/11 है ना। अच्छा 6/11 की वैल्यू कितनी होगी? अगर नीचे 12 होता, देखना जरा, नीचे 12 होता तो एग्जैक्ट 1/2 बनता। साइन, इसी पर बता देता हूं, साइन इनवर्स अल्फा बाय 3 साइन इनवर्स 6/11, नीचे अगर एक जोड़ दें तो 1/2 बन रहा है, हाँ या ना? अच्छा तो 6/11 की वैल्यू 1/2 से कम होगी या ज्यादा होगी? डिनोमिनेटर कम करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी और डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगी। तो 11 से अगर 12 करेंगे तो 1/2 होगा, यानी डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हैं तो 1/2 हो रहा है, यानी नंबर घट रहा है तो 1/2 हो रहा है। तो ये 1/2 से ज्यादा होगा, ठीक है। यानी ये 1/2 से अगर ज्यादा है तो साइन इनवर्स 1/2 से अल्फा बाय 3 ज्यादा है। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? 30 डिग्री। है ना। तो ये 30 डिग्री से ज्यादा है, तो ये हो जाएगा कि ये होगा। कौन सा सही है, ए और बी? विच इज करेक्ट, ए और बी? अगर मैं इसको साइन इनवर्स 6/12 लिख दूं, डिनोमिनेटर इसका ज्यादा है तो नंबर ये बड़ा होगा, और इसी की वैल्यू 30 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, अल्फा बाय 3 हो गया। तो यहां से अगर ये सही है आपका, ये तो गलत हो गया। तो अल्फा बाय 3 ग्रेटर देन 30 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री। बोल भाई हाँ या ना? बोल भाई हाँ या ना? अगर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। बोल भाई हाँ या ना? बोल। एएसटीसी रूल के हिसाब से साइन अल्फा पॉजिटिव होगा, बाकी साइन अल्फा पॉजिटिव होगा, टेन और कॉस नेगेटिव होगा। तो साइन अल्फा ग्रेटर देन 0, कॉस अल्फा लेस देन 0। ऑप्शन देख जरा, कॉस अल्फा नेगेटिव, डी ऑप्शन सही हो गया, है ना, कॉमन सेंस। पर इसमें बोला है इज और आर, एक से ज्यादा भी नंबर सही, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो भैया डी सही हो गया, और अभी बाकी का पता नहीं। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो बीटा बाय 3 कॉस इनवर्स ऑफ कितना है, 4/9। अब यहां पर भी अगर कॉस इनवर्स ऑफ 4/8 होता तो साहब मजा आ जाता, लेकिन 4/8 है नहीं, 4/8 इससे बड़ा होगा। है ना। अब यहां पर जरा इसमें थोड़ा सा इनइक्वालिटी समझें, 4/9 और 4/8 में क्या बड़ा है बेटा, 4/9 और 4/8 में क्या बड़ा है, 4/8। लेकिन कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस अगर आप देखोगे तो कॉस इनवर्स में वैल्यू बढ़ाते जाओगे, इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट घटता है। जैसे कॉस इनवर्स 0 पर 1, सॉरी
कॉस इनवर्स जीरो कह रहा हूं, कॉस इनवर्स ऑफ 0 π/2, और 0 से अगर इनपुट बढ़ाया मैंने, 0 से 1/2 किया तो एंगल 90 से 60 हो गया, यानी इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट घट रहा है, इनपुट बढ़ा रहे हैं। कॉस जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, साइन और टेन इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जनरली। तो यहां पर देखें तो कॉस इनवर्स इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट घटेगा, बोल हाँ या ना। और cos इनवर्स 4/8 कितना हो गया, cos इनवर्स 4/8 कितना हो गया, 60, 4/9 कितना हो गया, β/3। तो बीटा कितना हो गया, 180 डिग्री से बड़ा। अल्फा कितना था, 90 डिग्री से बड़ा। तो पहली बात तो ये देखो, बीटा अगर ग्रेटर देन 180 है तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। बीटा अगर ग्रेटर देन 180 है तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थोड़ा ही सा बढ़ा रहा है, थर्ड। एएसटीसी रूल के हिसाब से इसमें कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव। तो पहले तो कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, तो कॉस बीटा ग्रेटर देन 0, गलत बात है ये, ऑप्शन ए गलत हो गया। कॉस नेगेटिव होगा 180 से ज्यादा, ये कह रहे हैं ग्रेटर है तो पॉजिटिव बोल रहे हैं, ये गलत है। बी सही है, तो ए गलत है, बी सही है, डी सही है। सी के बारे में पता नहीं है, सी के बारे में पता नहीं है, तो दोनों को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा 270 से ज्यादा, अल्फा प्लस बीटा 270 से ज्यादा, 270 से ज्यादा हो गया। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल से देख कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा शुड बी पॉजिटिव, तो सही बात है, तो सी सही हो गया। तो ए गलत हो गया, बी सी डी सही हो गया। आंसर क्या दे रखा है, बी सी डी। बोल भाई, चमक गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब इसमें हमने कहीं भी कोई गंदगी की नहीं की। दिस इज कॉल्ड द प्योर क्लास। जो आप लोगों को, बच्चों को लगता है कि सर वही किताबें हम पढ़ रहे हैं, वही किताबें सुबह 30, बंसल क्लासेस, फिटजी, जो भी कोचिंग्स हैं जहां से टॉप रैंक्स निकलती हैं वो पढ़ रहे हैं, तो सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दिस मैथोडोलॉजी। हमारा ब्रेन, हम उन चीजों को अप्लाई कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर जब इन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो आपको मजा भी आने लगे। अब देख भाई कितना मजा आया इस पूरे सवाल में, जब हमने जो दूसरा मेथड किया। एक तरीका तो वो था अल्फा/3 से 3 थीटा वाला, दूसरा तरीका ये था। दूसरे तरीके में मजा आ गया, कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा पेन लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आइडिया लगता गया, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट। और एक और चीज समझो, सवाल कितना खतरनाक दिख रहा है, पर एएसटीसी रूल क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ते हैं। बेसिक, पूरे सवाल में बेसिक से ज्यादा मैंने कुछ लगाया, कुछ बेसिक से ज्यादा कुछ लगाया मैंने नहीं। फिर भी क्वेश्चन कितने मक्खन की तरह सॉल्व हुआ। चारों ऑप्शन हमने एक एक करके चेक किए। तो जितने आसान शब्दों में आप टॉपिक को समझो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, उतना ही मजा आएगा आपको उसके एप्लीकेशन में, ठीक है। इसीलिए मैथ्स पढ़िए कहानी और किस्सों से, जितने प्यार से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, चाहे वो एडवांस, तो क्या मैं कह रहा हूं ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन ले आओ, बेसिक अगर स्ट्रांग है ना बेटा, बेसिक अगर स्ट्रांग है तो आपको दुनिया में कोई भी कैसा भी सवाल दे दे, आप उसे कर सकते हैं, ठीक। ठीक है भाई, अवनीश मजा आया एडवांस वाले बालक बालिकाओं?
जो बोर्ड, जिनको ये है कि सर हमारा बस बोर्ड हो जाए, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। पर अब एक बात बताओ, जिनके दिमाग में ये है कि सर सिर्फ बोर्ड हो जाए, एक मिनट को ये नहीं लग रहा कि सर एडवांस भी इतना आसान है, मेंस भी अगर सच में इतना आसान है जितने तरीके से आप करा रहे हो, तो भैया हम भी कर ले। बताओ, कोई बहुत ज्यादा टफ है? मैंने कहीं 4-6 पेज तो भरे नहीं, कोई गंदी गंदी कैलकुलेशन तो की नहीं, ये सब अप्रोक्सीमेशन के खेल है। ठीक है, तो भैया आराम से आसान भाषा में चीजों को समझते जाएं, करते जाएं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार। तो भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मेरे तरफ से समाप्त। अब जो बची हुई एक्सरसाइजेज हैं वो लोग आप करते रहें, वो हम जो जेई एडवांस वाला कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ने के बाद उसे डिस्कस करेंगे। ठीक, आप लोग आर.डी. शर्मा, स्कूल वाले बालक बालिका मेरी तरफ से आर.डी. शर्मा शुरू कर दें, पहले से कर देनी चाहिए। जिन लोगों ने होमवर्क चेक नहीं कराया वो अगली क्लास के पहले पहले करा दें। मैं उनके माता पिता से नहीं चाहता कि बात करके उनकी शिकायत हो, है ना, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी क्लास से उन्हें भगाऊं। ठीक बेटा, मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं, माइक लगा हुआ है बढ़िया क्वालिटी का, पर फिर भी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं, है ना। मैं भी चाहूं तो बढ़िया एक कुर्सी लेकर आराम से बैठ के पढ़ा दूं, पहले दिन फीस जमा करा लूं। पर बेटा मैं जब ऐसा नहीं कर रहा तो आप भी यही करो, आप भी मेहनत करो, ईमानदारी से रहो। ईमानदारी और मेहनत का फल कभी ना कभी दिखता है ना। तो लगे रहिए, लगे रहिए। थैंक यू अवनीश। ठीक है भाई, चलिए अगली क्लास में अब हम चैप्टर कौन सा शुरू करने वाले हैं? डिटरमिनेंट मैट्रिसेस पढ़ें या रिलेशन फंक्शन? जल्दी बताइए। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, रिलेशन फंक्शन? जनता, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, रिलेशन फंक्शन? क्या हुआ? डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स, बाकी डिटरमिनेंट्स। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के स्कूल में कई लोगों की जगह पर स्कूल्स में स्टार्ट हो गया होगा, है ना। ठीक, तो आज आपको एप्लीकेशन में अनाउंसमेंट सेक्शन और स्टडी मटेरियल में आज या कल तक आपका डिटरमिनेंट का जो मटेरियल है वो अपलोड हो जाएगा और हम नेक्स्ट क्लास से डिटरमिनेंट स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? एनसीईआरटी में शायद 4th या 5th नंबर का चैप्टर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5th नंबर का है, 4th नंबर का शायद मैट्रिसेस है। ठीक है, तो हम पहले डिटरमिनेंट पढ़ लेंगे, फिर मैट्रिसेस पढ़ लेंगे। ओके, ठीक है, चलिए थैंक यू। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों को बताएं, है ना। कोशिश करें जो अच्छे सिंसियर बच्चे हैं वो हमसे जुड़ सकें और आपको भी मजा आता रहे और मेरे लिए भी सुखद बना रहे। ठीक है, थैंक यू। हाँ 6:30 भैया, अगली क्लास में 6:30, अगली क्लास 6:30 बजे शाम को आपकी फिर से होमवर्क चेकिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे, राधे राधे भाई। ठीक, थैंक यू। आज क्लास में और आज की क्लास में क्विज नहीं है क्योंकि ये सभी चल रहा है। ठीक है, अब टेस्ट होगा आपका, सीधा टेस्ट होगा। ठीक, ओके। नहीं, जिन्होंने करवा लिया है चेक उन्हें नहीं। गौरी और अवनीश, वेरी प्राउड ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, क्योंकि आप ही 2 बालक बालिकाएं थे जिन्होंने होमवर्क चेक कराया, बाकी किसी ने भी नहीं करवाया है। तो भाई वेरी गुड, और ऐसे ही आप लोग सिंसियर बने रहें और बाकी लोग इन दोनों से प्रेरणा लेते रहें, है ना। अभी बहुत सारे होमवर्क चेकिंग बाकी हैं, तो सभी लोगों पर मुझे गर्व है, लेकिन सभी लोग उसमें उस गर्व को और बढ़ाएं और होमवर्क चेकिंग, क्विज, टेस्ट, असाइनमेंट टाइम पर करते रहें। थैंक यू।